नमस्कार विद्यार्थियों। कोरोना में आप सभी सुरक्षित हैं ऐसी मुझे उम्मीद है और आप स्वयं भी कोरोना के संबंध में जो नियम बने हुए हैं उनका पालन कर रहे होंगे और अपने परिवार व परिजन, अड़ोस पड़ोस, जानकारों में जागरूकता पैदा करने का कार्य कर रहे होंगे। आज एक जिम्मेदार नागरिक का यह प्राथमिक दायित्व है कि वो कोरोना के संबंध में जो भी सरकार की गाइडलाइन है और जो भी अपडेट्स आते रहते हैं उससे अपने निकटवर्ती लोगों को परिचित कराएं। अभी जैसे कोरोना वैक्सीन के बारे में है कि कोरोना वैक्सीन का पहले ये था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब नया जो नियम आया है अभी स्पॉट पे ही रजिस्ट्रेशन होगा जहाँ भी डिस्पेंसरी वगैरह में, और तब वो वैक्सीन लगेगा। तो ऐसी जानकारी आप अपने लोगों में प्रचारित करते रहें। आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, राजस्थान में लगान व अकाल। इस पर एक व्याख्यान हमारा हो चुका है। इससे पहले के व्याख्यान में इसी विषय पर चर्चा हुई थी और आज इसी क्रम में दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम कर रहे थे कि गांव में मुखिया और गांव की सीमाओं के बारे में जो कि बहुत स्पष्ट नहीं थी। यह व्यवस्था स्पष्ट न होने से कभी कभी विवाद, झगड़े का कारण भी बन जाती थी, लेकिन सामान्यतः स्पष्ट सीमांकन की आवश्यकता थी नहीं क्योंकि भूमि की कोई कमी नहीं थी। और जो गांव का मुखिया है या जिसको हम पटेल कहें, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता था। गांव के अधिकारों की रक्षा के कारण गांव के लोग उसके भरण पोषण का ध्यान रखते थे और वो जो पटेल है, जो भी जिसको हम मुखिया कहें, वो गांव के लोगों और यूँ कहें कि रियासत या जो भी सरकार है, जागीरदार है, जमींदार है, सामंत है, उसके बीच में एक कड़ी का भी कार्य करता था। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान से मतलब विद्यार्थियों, ये हम रियासतें जो थीं 1947 से पहले लगभग, जहाँ पर आज राजस्थान है, आप समझते हैं बहुत अच्छे से। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में यानी कि रियासतों में भूमि लगान की पुरानी परिकल्पना उस विचारधारा से बिल्कुल अलग थी जो अंग्रेज प्रशासकों ने अंग्रेजी भारत में स्थापित कर दी थी। सैद्धांतिक व्याख्या और औचित्य न बताते हुए राजस्थान के शासक लगान को उपज पर एक कर मानते थे, इसलिए उपज के अभाव में लगान माफ रहता था। इसलिए वह भूमि जिसमें खेती नहीं होती थी अथवा जिस पैदावार से कृषक की आय नहीं बढ़ती थी, उस पर लगान नहीं लिया जाता था। अंग्रेजी सर्वोपरिता का अभिप्राय पुरानी विचार पद्धति पर अंग्रेजी विचारों को स्थापित करना था। हमारे यहाँ जो परंपरागत व्यवस्था थी वो व्यवस्था अंग्रेजों के लिए लाभदायक नहीं थी, इसलिए वो नई व्यवस्था लाना चाहते थे जिससे उनको आय हो। वो तो लूटने आए थे ना, कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए तो आए नहीं थे। इसलिए जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रियासतों को सभ्य बनाने का अभियान जोरों पर था, तब भूमि व्यवस्था के बदलने के प्रयास भी किए गए
और बहुत सीमा तक इसे बदल भी दिया गया। 1818 आप जानते हैं सहायक संधियां हुई थी। 1818 के पश्चात अंग्रेज प्रशासन औपचारिक रूप में तो राज्यों की आय बढ़ाने में रुचि दिखाते थे, लेकिन वास्तव में यह उन्हीं राज्यों में था जहां खिराज की राशि निर्धारित नहीं थी, बल्कि राजस्व का एक निश्चित भाग थी। जयपुर उदयपुर में ऐसा ही था। इन राज्यों में बहुत बार पॉलिटिकल एजेंट लगान वसूली और भू राजस्व जो भू व्यवस्था है में परिवर्तन की बात करते थे। प्रारंभ में वे इससे अधिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से नई व्यवस्था उस समय की विचारधारा के अनुकूल नहीं थी। इन राज्यों के संबंध में आंतरिक प्रशासन में स्वायत्तता की परिकल्पना प्रमुख थी। सदी के उत्तरार्ध में राजा तथा सामंत दोनों ने ही अंग्रेजी अधीनता को अपने मानस में स्वीकार कर लिया था और प्रत्येक क्षेत्र में उनमें अंग्रेजी परामर्श को जानने की और स्वीकार करने की इच्छा रहती थी। उस वातावरण में यदि किसी शासक ने कुछ क्षेत्रों में उस परामर्श को स्वीकार नहीं किया तो उसकी स्वाधीनता के संबंध में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित हो जाती थी। 1870 तक यह स्थिति हो गई कि राज्यों की पुरानी वित्त व्यवस्था चरमरा गई। वार्षिक खिराज का नियमित रूप से चुकाया जाना, प्राय सभी बड़े राज्यों पर सैनिक बटालियंस का खर्चा, शासन प्रणाली को साम्राज्य के हितों के लिए डाइवर्ट करना, वो मोड चेंज करना, सड़कों के निर्माण में होने वाला व्यय, पारगमन शुल्क, सीमा शुल्क, जगात यानी कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है चुंगी वाला इत्यादि से होने वाली आय में कमी, नमक उत्पादन के प्रमुख स्रोतों पर अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना और परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के वर्गों के आय के साधनों का कम होना, व्यापारिक वर्गों का राजस्थान के विभिन्न राज्यों से निष्क्रमण आदि एक घटनाक्रम में बंधे हुए थे, जिनका सामूहिक परिणाम राज्यों की आय का कम होना हुआ। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा तर्क जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा राज्य की आय बढ़ाने के लिए दिया जाए, सरलता से स्वीकार्य रहता था। शासकों का पुरानी व्यवस्था के औचित्य में अब जो विश्वास है वो समाप्त हो रहा था। अंग्रेज अधिकारियों ने भी अनुभव किया कि अब राजस्थान की सामान्य जनता का उनके प्रति दृष्टिकोण अधिक मैत्रीपूर्ण है। अंग्रेजी दृष्टिकोण अब इस बात से प्रभावित था कि राजस्थान की रियासतों की वित्त व्यवस्था का जब तक मुद्रीकरण नहीं किया जाएगा, उस समय तक अंग्रेजी उत्पादित वस्तुओं की खपत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास सामान खरीदने के लिए मुद्रा होना एक महती आवश्यकता है। मुद्रा यानी कि कैश। इसलिए भूराजस्व जो भू व्यवस्था है को परिवर्तित करना और लगान को कैश वसूल करना अनिवार्य था। लेकिन भू व्यवस्था को बदलने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किया गया वह
राजस्थान के मध्य और पूर्वी भाग में अधिक मूल्यवान फसलें पैदा करने पर आधारित था। कृषक अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पादन तक ही सीमित रह जाते थे। यदि कृषकों से मिलने वाले लगान की राशि निश्चित कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए, तो वे स्वतः ही अधिक मूल्यवान और व्यापारिक उत्पादन वाली फसलों में लग जाएंगे। कृषक की आय बढ़ेगी। कृषक की आय बढ़ेगी तो अंग्रेजों को फायदा होगा। राज्यों को यह समझाया गया कि यदि लगान को प्रति बीघे के हिसाब से निर्धारित कर दिया जाए, तय कर दिया जाए, तो लाखों बीघे भूमि जो पड़त रह जाती थी कृषि उत्पादन के काम आएगी और राज्यों की आय बढ़ेगी। ठीक है। अब यदि किसी किसान को तय कर दिया जाए कि आपको तो एक फसल पर 10,000 कैश चुकाना ही चुकाना है, तो वो बेचारा ऐसी फसलें लगाएगा जिनका अधिक मूल्य उसको प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का वो उपयोग करेगा कल्टीवेट के लिए। ऐसा आकर्षक वर्णन प्रस्तुत करके अंग्रेज अधिकारियों ने राजस्थान की अधिकांश रियासतों को नई भूमि व्यवस्था के लिए स्वीकृति ले ली, क्योंकि ये बात जो रियासतों के जो शासक थे उनको भी अच्छी लगी। यह तथ्य सही था कि राज्यों में प्रतिवर्ष बहुत भूमि खाली पड़ी रहती थी, परत रहती थी, लेकिन इसका औचित्य क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों में था। इस परत भूमि को एक साहसी तथा उद्यमी वर्ग के लिए पूंजी निवेश के लिए उपयुक्त तथा उत्तम बनाना तर्क दोष था, जो रियासतों के शासकों की समझ में नहीं आया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस तर्क को और आगे बढ़ाकर ऐसा चित्र प्रस्तुत किया कि राज्य को लगान से होने वाली आय में बहुत वृद्धि हो जाएगी। रियासती जो सरकारें हैं का भूमि की पैमाइश तथा सर्वेक्षण के लिए सहमत होना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें आय का एक नया स्रोत नजर आ रहा था। अंग्रेजों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, जो उनको समझाया, उनकी जो आय है एनुअल, उस तुलनात्मक एक स्टडी उनके सामने रखी। कंपैरेटिवली उनको जब तुलना कर करके जब बात को समझाया तो उनको समझ में आ गया शासकों को, और उनको तो मतलब उनकी तो यूँ कहें कि आँखों में चमक आ गई कि ये जो भूमि है, हमारी भूमि से हमारी आय इतनी बढ़ जाएगी, ये सोच के ही शासक आनंदित हो उठे। जो इंग्लिश सेटलमेंट ऑफिसर्स हैं थे, अंग्रेज जो सेटलमेंट के अधिकारी, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में कुछ अपने पूर्वाग्रहों को सही मानकर विवरण प्रस्तुत किया। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वो अपने दृष्टिकोण से तैयार करेंगे। किसी भी ऐसी प्रचलित व्यवस्था में दोषों को ढूंढ लेना बहुत सरल था जिसमें व्यक्ति का योगदान उल्लेखनीय रहा हो। गांव के पटेल यानी कि जो मुखिया है, जिसको खुद भी कहा जाता है, कहीं मुकदम कहा जाता है, कहीं चौधरी कहा जाता है, आज सरपंच कह लीजिए, गांव के पटेल की भूमिका को संदिग्ध मानकर समस्त पुरानी व्यवस्था के औचित्य को संदेह में डाले जा सकने की गुंजाइश थी, क्योंकि पटेल ही तो कड़ी था बीच में, कनेक्टिंग जो एक अथॉरिटी थी गांव के किसान और
स्टेट के बीच में वो मुखिया है। अब यदि ये समझा दिया जाए रियासत के शासकों को कि भाई आप पटेल के आंकड़ों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, मुखिया के आंकड़ों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ घपला भी हो सकता है। तो उसको उस जो पुरानी प्रचलित व्यवस्था थी उसमें ऐसे कमियां अंग्रेज सेटलमेंट अधिकारियों ने ढूंढी और वो शासकों के सामने प्रस्तुत की। उसके जो मुखिया अपने अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना को आधार बताकर अंग्रेज़ों ने गांव के मुखिया को शोषण तथा अत्याचार का मुख्य स्रोत बता करके रियासतों के शासकों के सामने प्रस्तुत किया और फिर प्रचलित जो व्यवस्था थी उसको दोषपूर्ण सिद्ध करना अंग्रेज़ों के लिए सरल हो गया और शासकों को भी अंग्रेज़ों की बात तार्किक लगी, उनके समझ में आई और अब वो भी चाह रहे थे कि कोई ऐसी व्यवस्था आए जिसमें किसी प्रकार के गफले की गुंजाइश कम हो, जो लीकेज है वो लीकेज रुक जाएं और उनकी आय भी उससे बढ़ जाए। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।